नमस्कार छात्रों, फिर से एक बार आप सभी का स्वागत है। प्रश्न पत्र क्रमांक 8 व्यावसायिक वर्ग अनुवाद सिद्धांत और प्रयोग सत्र क्रमांक 4 के अंतर्गत हमने अनुवाद इस प्रश्न पत्र के अंतर्गत दूसरी जो इकाई है, दूसरा जो पाठ है अनुवाद की समस्याएं, इसकी शुरुआत की है। अब तक हमने इस पाठ के अंतर्गत जो अनुवाद के जो क्षेत्र दिए गए हैं, साहित्यिक अनुवाद की समस्याएं, कार्यालयीन अनुवाद की समस्याएं, तकनीकी साहित्य के अनुवाद की समस्या, अब तक हमने 3 क्षेत्रों की समस्याएं अनुवाद करते समय जो आती है वो देखी है। आज से या आज के लेक्चर में हम बैंकिंग अनुवाद संबंधी समस्या या बैंक से संबंधित अनुवाद जो होता है उसको लेकर जो समस्याएं उभरती है उसकी थोड़ी सी चर्चा करेंगे। अर्थात हम आज जिस मद्दे को देखने वाले हैं उस मद्दे का नाम है बैंकिंग अनुवाद संबंधी समस्याएं। अर्थात बैंक के क्षेत्र में आने वाली जितनी भी सामग्री है उसको लेकर किस प्रकार के समस्याएं उभरती है और वो अनुवाद किस तरह से किया जाता है, ये भी थोड़ी सी बातें हमें समझनी है। अब बैंकिंग संबंधित बात करनी है तो हमें समझना पड़ेगा कि बैंक से संबंधित और कौन कौन सी सामग्री जो है उसमें अनुवाद के लिए अपनाई जाती है, अनुवाद के लिए सामने आती है। तो विशेषतः बैंक से संबंधित अगर विचार किया जाए, नियम तथा नियमावली, जो बैंक की जो नियमावली होती है या नियम शर्तें वगैरह जो होते हैं, ये रूल्स एंड रेगुलेशन जिसको कहा जाता है, ये बैंकिंग अनुवाद का एक प्रमुख सामग्री का विषय है। दूसरी सामग्री जो है सभी प्रकार के जो आवेदन पत्र होते हैं या रसीदें होती है, ये भी बैंकिंग अनुवाद में अनुवाद के लिए वहाँ पे सामने आती है। तीसरी सामग्री जो है विज्ञापन से संबंधित, प्रचार प्रसार संबंधित जो भी कुछ योजनाएं होती है उसका जब ड्राफ्ट बनता है तो उसका अनुवाद भी जो है बैंकिंग अनुवाद के अंतर्गत वहाँ पे देखने को मिलता है। वरिष्ठ कार्यालय से आने वाले पत्र या पत्रिकाएं, जो सभी प्रकार के फॉर्म, रजिस्टर, ये सभी दस्तावेज जो है बैंकिंग अनुवाद में अनुवाद के लिए आता है। साथ ही साथ सूचनात्मक और आदेशात्मक सामग्री भी अनुवादित करनी पड़ती है। सभी प्रकार की पुस्तिकाएं तथा खाता पुस्तिका जिसको हम कह सकते हैं, धनादेश पुस्तिका जिसको चेकबुक हम कहते हैं, मांग पत्र, डिमांड ड्राफ्ट जो होता है उसको जानकारी पुस्तिका तथा परिचय पुस्तिका आदि प्रकार के दस्तावेज जो है बैंकिंग सामग्री से संबंधित हमें अनुवाद करने होते हैं। अब थोड़ी सी समस्याओं को जानने से पहले इस प्रकार के सामग्री के अनुवाद में जो भाषा अपनाई जाती है या किस प्रकार का अनुवाद अपेक्षित है, इसको लेकर थोड़ी सी बातें जो है, या बैंकिंग अनुवाद में कुछ तत्वों का निर्वहन करना पड़ता है, वो तत्व थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूं ताकि आगे जब हम समस्याएं समझेंगे तब ये तत्व सामने आने के कारण हमें वो बखूबी समझ में आ जाएगा। तो बैंकिंग अनुवाद की सामग्री जो है उसका अनुवाद करते समय उसकी जो भाषा होती है या बैंकिंग सामग्री की जो भाषा है उसमें पारिभाषिक शब्दावली होती ही है। अर्थात साहित्येतर अनुवाद का क्षेत्र होने के कारण इसमें पारिभाषिक शब्दावली आना स्वाभाविक है। अर्थात बैंकिंग अनुवाद में पारिभाषिक शब्दावली निश्चित तौर पर वहाँ पे अनुवाद के लिए सामने आती है। साथ ही साथ अनुवाद करते समय बैंकिंग सामग्री का अनुवाद जो है जन भाषा के रूप में या बहुप्रचलित शब्दों के रूप में अनुवाद करना होता है ताकि लोग ज़्यादा जिस शब्दों को जानते हैं उन्हीं शब्दों को वहाँ पे चुनना होता है। अर्थात जन भाषा का प्रयोग जो है इस प्रकार के अनुवाद में करना होता है। साथ ही साथ तीसरा जो तत्व है स्पष्टता एवं बोधगम्यता, मतलब ये अनुवाद इस प्रकार का इतना स्पष्ट होना चाहिए, सरल, आसानी से वो समझ में आना चाहिए और बोधगम्य भी होना चाहिए। तो ये भी एक अपना उसका तत्व है। सीमित रूप में साहित्यिक अनुवाद के तत्वों का समावेशन, अर्थात इसमें अभिव्यंजना, अलंकारिकता, कलात्मकता, भावात्मकता, रसात्मकता आदि का प्रयोग लगभग न के बराबर वहाँ पे होता है। उसके साथ साथ ये अनुवाद जो है सरल भी होना चाहिए, प्रभावात्मक भी होना चाहिए और विषय की प्रधानता इस अनुवाद में होनी आवश्यक है। अर्थात बैंकिंग सामग्री के संदर्भ में जब अनुवाद कर रहे हैं तो इसमें विषय जो होता है उसको महत्व दिया जाता है, विषय की प्रधानता उसमें महत्वपूर्ण होती है। अगला तत्व सूचनात्मकता भी है। अर्थात बैंकिंग सामग्री जो है सूचना परक होती है, मतलब ग्राहकों को सूचना देने से संबंधित भी सामग्री वहाँ पे
अनुवाद के लिए सामने आती है, और कुछ सामग्री जो है आदेशात्मक भी होती है, अर्थात आपको उस नियम के अधीन रहकर ही वहां पे काम करना पड़ता है, अर्थात आदेशात्मक सामग्री का भी प्रयोग जो है वहां पे देखने को मिलता है। तो वस्तुतः इस प्रकार की सामग्री का संबंध प्रशासन तथा कानून से भी होता है, अतः इसके बावजूद अनुवाद में पारिभाषिक शब्दों का प्रयोग अवश्य मिलता है। लेकिन सच तो यह है कि सामग्री मुख्य रूप से जन सामान्य के लिए होती है, मतलब जो भी कुछ बैंकिंग सामग्री बनती है वो विशेषतः जन सामान्य, जो बैंक जो ग्राहक होते हैं उनके लिए वो बनाई जाती है। इसलिए जन भाषा का प्रयोग जो है बैंकिंग अनुवाद में अनिवार्य तत्व है। दैनिक व्यवहार की भाषा का भी प्रयोग इसमें होना अपेक्षित है। दूसरी तरफ विज्ञापन आदि की सामग्री का अनुवाद करते समय इसमें आने वाले साहित्यिक अनुवाद के तत्व तथा अभिव्यंजकता, अलंकारिकता, कलात्मकता, भावात्मकता तथा रसात्मकता आदि भी तत्व जो है थोड़ी बहुत मात्रा में इसमें मिलते हैं। लेकिन ये विशेषता बैंक के जो विज्ञापन आते हैं उस विज्ञापनों में इस प्रकार के साहित्यिक तत्वों का हमें वो साहित्यिक तत्व जो है उस प्रकार की सामग्री में दिखाई देते हैं। मतलब विज्ञापन जो आते हैं बैंक के, उन विज्ञापनों में साहित्यिक पुट जो है थोड़ा बहुत देखने को मिलता है। दूसरी तरफ बैंक तथा आदेशात्मक तथा सूचनात्मक आदि तत्व भी इसमें निहित होते हैं। मतलब बैंक में जो पत्र व्यवहार जो होते हैं उसमें आदेशात्मक भाषा भी होती है, सूचनात्मक भाषा भी होती है, तो ये तत्व भी जो है इसमें निहित होते हैं। तो इस तरह से अनुवाद बैंकिंग सामग्री के अनुवाद में अपनी साहित्यिक तथा साहित्येतर दोनों प्रकार के तत्व सन्निहित मिलते हैं। इसलिए आज हम जब हमने बैंकिंग अनुवाद की समस्याओं को अगर समझना है तो सबसे पहले हमें बैंक में क्या क्या सामग्री होती है, किस प्रकार की होती है, उसकी भाषा शैली क्या होती है, इसको हमने पहले जान लिया है। अब हम थोड़ा सा बैंकिंग अनुवाद के संदर्भ में जो भी विद्वानों ने बैंकिंग अनुवाद की समस्याएं दी है उसकी थोड़ी सी चर्चा करेंगे। देखिए, बैंकिंग अनुवाद साहित्यिक तथा साहित्येतर अनुवाद की तुलना में थोड़ा बहुत अलग होता है। इससे हम इसके पूर्व देख चुके हैं। लेकिन बैंकिंग अनुवाद में दोनों प्रकार के अनुवाद से अपनी सीमा में कुछ समानताएं भी देखने को मिलती है, भिन्नताएं भी होती है। अतः यह स्पष्ट करना आवश्यक है कि इस प्रकार की सामग्री के अनुवाद में आने वाली समस्याएं उपर्युक्त में से किसी प्रकार की सामग्री के अनुवाद में नहीं मिलेंगी। यहाँ पर उन मुख्य समस्याओं का विवेचन प्रस्तुत है जो बैंकिंग अनुवाद से संबंधित जो समस्याएं उभरती है उसके बारे में देखने को मिलता है। तो बैंकिंग अनुवाद की पहली समस्या है सही पर्याय का चयन। अर्थात सही पर्याय मतलब जो अनुवाद करते समय अनुवादक के सामने बहुत सारे शब्दों के पर्याय मिलते हैं, तो उसमें से सही चुनना या सही पर्याय का चयन जो है ये भी एक समस्या जो है बैंकिंग अनुवाद के सामग्री के अंतर्गत देखने को मिलती है। बैंकिंग की सामग्री में प्रयुक्त शब्द या शब्दावली के लिए सही पर्याय का चयन करना अनुवादक के लिए चुनौतीदायी होता है। मतलब सही शब्द चुनना ये भी एक चुनौती जो है अनुवादक के लिए बैंकिंग अनुवाद करते समय वहां पे देखने को मिलती है। इस प्रकार की सामग्री में ऐसे अनेक शब्दों का प्रयोग होता है जिनके लिए पर्याय के रूप में अनेक शब्द मिलते हैं। मतलब ऐसे शब्द बहुत सारे इस सामग्री में आते हैं जिसके लिए बहुत सारे पर्याय जो है वहां पे उपलब्ध होते हैं। इनमें से प्राप्त संदर्भ के लिए कौन सा पर्याय सही रहेगा और सही होगा यह तय करना और तदनुसार योग्य पर्याय का चयन करना इस सामग्री के अनुवाद में स्थान स्थान पर आने वाली समस्या के रूप में हमारे सामने आता है। मतलब उस स्थिति में या संबंधित विषय के संदर्भ में आने वाले पर्यायों में से सही शब्द का चयन ये भी एक समस्या जो है वहाँ पे अनुवादक के सामने उभरती है। उदाहरण के लिए एक्सेप्ट शब्द है, एक्सेप्ट अंग्रेजी का एक्सेप्ट शब्द है। एक्सेप्ट में या एक्सेप्ट के लिए जो पर्याय उपलब्ध है वो हिंदी में वो है प्राप्त, ग्रहण, स्वीकृता। अर्थात प्राप्त, ग्रहण, स्वीकृता ये तीन पर्याय जो है एक्सेप्ट शब्द के लिए वहां पे उपलब्ध है। अकाउंट के लिए खाता, हिसाब, खाता और हिसाब ये अकाउंट के लिए शब्द उपलब्ध है। क्लियरेंस के लिए निकाली, समाशोधन ये दो शब्द उपलब्ध है। डिपॉजिट के लिए पत, निक्षेप, जमा, धरोहर अर्थात चार शब्द पर्याय के रूप में उपलब्ध है। इकोनॉमी के लिए अर्थव्यवस्था, मितव्ययता, किफायता या ये जो तीन शब्द जो है इकोनॉमी के लिए वहां पे उपलब्ध है। डेबिट के लिए नामे, विकलन ये दो शब्द वहां पे प्रचलित है। उसके साथ साथ रिस्क के लिए खतरा, जोखिम
ये बहुत सारे दो शब्द जो है वहां पे देखने को मिलते हैं। सिक्योरिटी के लिए सुरक्षा, अभय, जमानत, ऋण पत्र, ये 4 शब्द वहां पे इस सिक्योरिटी शब्द के लिए पर्याय के रूप में आ जाते हैं। प्राइस के लिए मूल्य, भाव, कीमत, कष्ट, तकलीफ, ये 4 पर्याय जो है वहां पे दिखने को मिलते हैं। प्राइमरी के लिए आदिम, आदि, प्रधान, मुख्य, प्राथमिक, प्रारंभिक, इस प्रकार के पर्याय प्राइमरी शब्द के लिए देखने को मिलते हैं। चार्ट के लिए नक्शा, लेखा, सारणी, ये 3 पर्याय वहां पे है। चीफ के लिए नेता, शासक, सर्वोच्च, प्रमुख, मुख्य आदि पर्याय वहां पे देखने को मिलते हैं। इस तरह बैंक से संबंधित हजारों शब्द ऐसे हैं जिनके लिए 2-2, 3-3, 4-4, 5-5 पर्याय जो है हिंदी में उपलब्ध है। तो ऐसे समय में अनुवादक के सामने ये प्रश्न पड़ता है कि संबंधित शब्द के लिए सही पर्याय कौन सा चुना जाए। ये भी समस्या जो है बैंक संबंधी अनुवाद करते समय वहां पे उभरती है। तो बहुपर्यायी शब्द ही अनुवाद में समस्या बन जाते हैं। प्राप्त पर्यायों में से सही पर्याय का चयन करना अत्यंत कष्ट साध्य कार्य है। मतलब जो पर्याय उपलब्ध है उसमें से वही शब्द चुनना जो वहां पे सटीक रूप से बैठता है, तो इसको चुनना भी एक अत्यंत कष्ट साध्य कार्य है। उचित पर्याय का चयन न होने पर अर्थ हानि और कभी कभी अनर्थ होने की भी संभावना होती है। मतलब सही पर्याय अगर अनुवादक ने वहां पे नहीं चुना, नहीं दिया, तो वहां पे अर्थ की हानि होती है या अर्थ का हनन भी, अनर्थ भी वहां पे होने की संभावना होती है। अतः बैंकिंग संबंधी सामग्री के अनुवाद में सही पर्याय का चयन करना एक समस्या जो है हमेशा बनी रहती है। तो इस तरह से ये पहली समस्या है बैंकिंग अनुवाद की। दूसरी समस्या है संक्षिप्तियां। अनुवाद के संदर्भ में या बैंक की सामग्री के संदर्भ में ये संक्षिप्तियां जो होती है वो बहुत महत्वपूर्ण होती है। संक्षिप्तियां मतलब शॉर्ट फॉर्म जिसको कहते हैं, लॉन्ग फॉर्म और शॉर्ट फॉर्म। अर्थात हम बीए, एमए जो कहते हैं, इसके लिए बीए का लॉन्ग फॉर्म है बैचलर ऑफ आर्ट, एमए का लॉन्ग फॉर्म है मास्टर ऑफ आर्ट। उसी प्रकार बैंकिंग के क्षेत्र में ऐसे बहुत सारी संक्षिप्तियां, शॉर्ट फॉर्म जो है वहां पे बने हुए होते हैं और यही संक्षिप्तियां यहाँ पे अनुवाद के दौरान जो है समस्या बनकर उभरते हैं। कैसे? कम समय में अधिकाधिक काम कह पाने तथा कम स्थान पर ज्यादा से ज्यादा लिख सकने के उद्देश्य से बोलने में तथा लेखन में संक्षिप्तियों का प्रयोग होता है। मतलब कम से कम समय में ज्यादा से ज्यादा बोला जाए और कम से कम समय में ज्यादा से ज्यादा लिखा जाए। इसी प्रवृत्ति के कारण वहां पे लेखन में तथा बोलने में संक्षिप्तियों का अर्थात शॉर्ट फॉर्म का प्रयोग वहां पे हम करते हैं। वर्तमान काल में संक्षिप्तियों का प्रयोग निश्चय ही दिनों दिन बढ़ रहा है। आज के दौर में तो हम देखते हैं कि ये शॉर्ट फॉर्म जो है बहुत सारे बढ़ रहे हैं। तो उसी प्रकार बैंकिंग के क्षेत्र में भी ये संक्षिप्तियां बढ़ रही है। किस प्रकार बैंक में रुपए रखने हैं, किस बैंक में रुपए रखने हैं के उत्तर में अब भारतीय रिजर्व बैंक की अपेक्षा आरबीआई सुनने को मिलता है। मतलब हम सहज रूप से बोलते हैं कि किस प्रकार के किस बैंक में रुपए रखने हैं, तो भारतीय रिजर्व बैंक कहने की बजाय हम आरबीआई कहते हैं। किसी विश्वविद्यालय में पढ़ रहे हैं तो उत्तर में हम जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय नहीं कहेंगे तो जेएनयू कहेंगे। अर्थात ये जो संक्षिप्तियां जो है हमारे बोलने के लिए, हमारे संभाषण के लिए सहज बना देते हैं, इसलिए हम इसका प्रयोग कर रहे हैं। आज कोई किसी से पूछता है तो ये चीज किस बाजार से लाई है, तो भेंडी बाजार की अपेक्षा बीबी से या मिनी बाजार की अपेक्षा एमबी से, जनता बाजार की अपेक्षा जेबी से संक्षिप्तियों का प्रयोग आज भरमार तरीके से वहां पे हो रहा है। यही नहीं, अखबारों के नामों की संक्षिप्तियों का प्रयोग भी वहां पे नव भारत टाइम्स अर्थात नभाटा, महाराष्ट्र टाइम्स अर्थात मटा, जनसत्ता अर्थात जस, लोकसत्ता अर्थात लोस, तो इस प्रकार के जो वर्तमान पत्र जो आते हैं इसकी भी संक्षिप्ति हमने तैयार की है। आज इसकी तादाद बढ़ती जा रही है। राजनीतिक दलों के नाम भी जो है उनकी संक्षिप्तियां वहां पे देखने को मिलती है। भाजपा, माकपा, राका, बसपा, जद, राजद तथा द्रमुक, अर्थात ये राजनीतिक दल जो होते हैं उनके भी नामों के संक्षिप्तीकरण हम देखते हैं। तो इसी वजह से हम देख रहे हैं कि अजीब बात तो है कि अब जब अपने कोल्हापुर शहर में भी अपने छात्रों से मैंने पहली बार सुना है कि अगर आरपी में जा रहे हैं, फिर एलपी में जाना है
पूछने पर पता चला कि उसने कोल्हापुर शहर के सुप्रसिद्ध भाग क्रमशः राजारामपुरी और लक्ष्मीपुरी के उपयुक्त तो दोनों संक्षिप्तियों का प्रयोग किया था। आरपी और एलपी इसका मतलब है कि राजारामपुरी और एलपी मतलब लक्ष्मीपुरी। तो ये संक्षिप्तियां जो है उस लोकल या स्थानिक स्तर पर भी वहां पे हम बनाते हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं कि आज हमारे भाषा के संभाषण के लिए हम इन संक्षिप्तियों का प्रयोग जो है आसानी से कर रहे हैं। तात्पर्य यह है कि संक्षिप्तियों का प्रयोग व्यापार, उद्योग धंधे, बैंक, विज्ञापन, बाजार, संचार माध्यम तथा व्यवसाय आदि में काफी बढ़ गया है। लेकिन आश्चर्य इस बात का है कि संक्षिप्तियों को लेकर, इसके पर्याय निर्धारण को लेकर तथा तत्संधि नियम बनाने को लेकर विशिष्ट दिशा में कोई ठोस कार्य नहीं हो पाया। अब इसको थोड़ा सा सोचते हैं कि ये शॉर्ट फॉर्म कैसे बनते हैं। तो शॉर्ट फॉर्म बनाने के लिए हमारे पास कोई ऐसी परिपाठी नहीं है। बोलते बोलते ये शॉर्ट फॉर्म बन जाते हैं और जैसे उसका प्रचलन बढ़ जाता है वो शॉर्ट फॉर्म जो है उस स्थान के लिए, उस नाम के लिए वहां पे रूढ़ हो जाता है। तो हमारे यहाँ उसके लिए एक विशिष्ट ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है, कोई ऐसी एक विशिष्ट ठोस दिशा नहीं है जिसके आधार पर ये शॉर्ट फॉर्म जो है बनाए जाते हैं। तो तत्संबंधी जो संक्षिप्तियां जो बनाई जाती है इसको लेकर भी यहाँ पे हमारे पास ऐसा ठोस कुछ नहीं है। तो ये अनुवाद के संदर्भ में अगर बात की जाए या बैंकिंग अनुवाद के संदर्भ में बात की जाए तो वहां पे भी काम को जल्दी जल्दी करने के कारण भी या करने के प्रयास से ये संक्षिप्तियां बनती है। तो इस संदर्भ में भगवती दत्त पंड्या का कहना है कि खेद का विषय है कि संक्षिप्तियों के पर्याय निश्चित करने की दिशा में अभी तक कोई व्यवस्थित प्रयास नहीं किए गए। मतलब भवानी दत्त पंड्या का कथन यह है कि अभी तक ये जो संक्षिप्त या शॉर्ट फॉर्म जो बनाए जाते हैं उसके लिए जो पर्याय बनते हैं इसके लिए अभी तक कोई व्यवस्थित प्रयास नहीं किए गए हैं। दूसरी बात यह है कि बैंकिंग विषय सामग्री में अंग्रेजी में जो संक्षिप्तियां प्रचलित मिलती है उनके लिए हिंदी पर्याय उपलब्ध होते ऐसी बात नहीं। जैसे NIDC नेशनल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, NIDC ये नेशनल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, इसका शॉर्ट फॉर्म जो है, संक्षिप्ति जो है NIDC है, के लिए हिंदी में राष्ट्रीय औद्योगिक विकास निगम पर्याय तो है, लेकिन इसका संक्षिप्तीकरण जो है रा औ वी नी करेंगे तो अर्थबोध में कठिनाई होगी। अर्थात NIDC का हम नेशनल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन का हम NIDC करते हैं, उसी प्रकार राष्ट्रीय औद्योगिक विकास निगम का हम रा औ वी नी नहीं कर सकते, या ये अर्थ के लिए और अधिक बाधक बन जाता है क्योंकि हिंदी में यह संक्षिप्त रूप प्रचलित न होने के कारण इसकी कठिनाई आती है। उसी प्रकार अंग्रेजी के TDA ट्रेड डेवलपमेंट अथॉरिटी, HRA हाउस रेंट अलाउंस, TA ट्रैवलिंग अलाउंस, MO मनी ऑर्डर, RB रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, SBI स्टेट बैंक ऑफ इंडिया तथा DD डिमांड ड्राफ्ट आदि संक्षिप्तियों के लिए क्रमशः हिंदी के पर्याय में व्यापार विकास प्राधिकरण, जिसको ट्रेड डेवलपमेंट अथॉरिटी के रूप में जाना जाता है, फिर मकान किराया भत्ता म की भ, या फिर यात्रा भत्ता या भ, धनादेश ध ना, भारतीय रिजर्व बैंक भारी बै, भारतीय स्टेट बैंक भा स्टाई बै तथा मांग पत्र मा प आदि संक्षिप्तियों का प्रयोग करेंगे तो ये संक्षिप्तियां हिंदी में प्रचलित न होने के कारण संक्षेपण सरलता से नहीं होगा, अर्थात ये संक्षिप्तियां ही हमारे लिए समस्या बनकर उभरती है। तो स्पष्ट है कि जब स्रोत भाषा में प्रयुक्त संक्षिप्तियों के लिए लक्ष्य भाषा में समानार्थी संक्षिप्तियां प्रचलित नहीं मिलती तब वाणिज्य तथा बैंक अनुवाद की समस्या वहां पे खड़ी हो जाती है। मतलब अंग्रेजी में तो इसके शॉर्ट फॉर्म मिलेंगे, लेकिन उन्हीं शॉर्ट फॉर्म के लिए हिंदी में अगर इसको हम शॉर्ट फॉर्म के रूप में, संक्षिप्तीकरण के रूप में अगर उसको करने की कोशिश करेंगे तो ये भी एक समस्या बन जाती है। उदाहरण के तौर पर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हम कहते हैं तो इसका अंग्रेजी में SBI ये शॉर्ट फॉर्म प्रचलित है, लेकिन इसका भारतीय स्टेट बैंक ऐसा अगर करेंगे तो वो गलत होगा। उसी प्रकार भारतीय रिजर्व बैंक भारी बै, ये भी थोड़ा सा हिंदी का संक्षिप्तीकरण का रूप जो है अनुवाद के लिए बाधक बन जाता है या समस्या बन जाता है। तो इस तरह से ये संक्षिप्तीकरण की जो समस्या है या शॉर्ट फॉर्म बनाने की जो समस्या है
तो ये बैंकिंग अनुवाद के संदर्भ में देखने को मिलती है। तो इस तरह से ये 2 समस्या अब तक हमने देखी है। अगले लेक्चर में इसके आगे की देखेंगे। तब तक के लिए रुकते हैं। धन्यवाद।